हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। मैं आज क्लास 12वीं का इतिहास का 2024 और 25 के सेशन का सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको खंड खा कराऊँगा। खंड का के क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। तो आप हम खंड खा शुरू करते हैं। खंड खा के सारे क्वेश्चन मैं अपनी लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। तो खंड खा है। खंड खा में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, आपको इस कथन की न्याय संगत पुष्टि करनी है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। आप इसके आंसर में लिखिएगा कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इसके पॉइंट्स वाइज आप आंसर लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे कि इसके अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। इसके अलग जो पाठ हैं वो अलग अलग भाषा में लिखे गए हैं। अनेक कहानियों को क्या किया गया है, इसमें महाभारत में जोड़ा गया है, समाहित किया गया है। इसके मुख्य कथा की पुनर्व्याख्या भी की गई है और इसके प्रसंगों की मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान की है और इसकी रचना में हजारों वर्ष से भी अधिक समय लगा है और इसको लिखने के अनेक लेखक हैं। ठीक है, तो ये गतिशील ग्रंथ इस कारण से कहा गया है। इसके बाद इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया इसी चैप्टर से कि महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने के कार्य में विद्वानों ने क्या भूमिका निभाई, उसका विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में विद्वानों की भूमिका। फर्स्ट, विद्वानों ने महाभारत के विभिन्न संस्करणों की तुलना की। अलग अलग भाषाओं में क्या थी, महाभारत लिखी हुई थी, तो उनको क्या किया, उन्होंने उसकी एक दूसरे के साथ तुलना की। दूसरा, उन्होंने पांडुलिपि की भाषा, शैली, सामग्री का भी क्या किया, विश्लेषण किया। उन्होंने मूल छंदों के बाद में जोड़े गए छंदों में अंतर किया। कुछ कहानियाँ हैं जिसको क्या है कि कुछ कहानियों को बाद में जोड़ा गया है, उनको दोनों को कंपेयर किया। उन्होंने विरोधाभास को दूर करके एक सुसंगत कथा भी तैयार की और उन्होंने पाठकों की महाकाव्य की जटिल कथा और विषयगत संरचनाओं को समझने में मदद करने के लिए व्यापक व्याख्याएं और क्रॉस रेफरेंस भी प्रदान किए। अब इसके आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए किन्हीं 3 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में किन सूत्रों से हमें पता चलता है, कोई 3 सूत्र आपको बताने हैं। जैसे सबसे पहले है जो मैकेसिनिच के द्वारा रची गई इंडिका। यूनानी शासक सेल्युकस ने मैकेनिस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत में देखी गई वृत्तांत का क्या किया, विवरण लिखा। मेगस्थनीज ने सम्राट चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था, सैनिक गतिविधियों का संचालन तथा मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से लिखा। दूसरा स्रोत आप है, देख सकते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चंद्रगुप्त को मुख्यमंत्री था। ये चाणक्य के परिश्रम का प्रतिफल था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के पद तक पहुंचा। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट तीसरा है जैन और बुद्ध ग्रंथ। जैन, बुद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया है। बृहद्बाहु के कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म जब श्रीलंका जैसे नए क्षेत्रों में पहुंचता है तो महावंश तथा दीवंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन भी किया गया है और मौर्य शासकों का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों तथा सांस्कृतिक पांडु में भी प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन प्रबंधन के उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो इसका आंसर देखते हैं। विजयनगर की पानी की जरूरतों को तुंगभद्रा नदी के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक बेसिन से पूरी होती थी और ये नदी पूर्व दिशा में बहती है और ये आश्चर्यजनक ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ियाँ शहर के चारों ओर घेरा बनाती हुई प्रतीत होती है और इन चट्टानों से कई नदियाँ भी नीचे गिरती हैं। शहर के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन धारों के किनारे तटबंध बनाए गए थे ताकि अलग अलग आकार के जलाशय बनाए जा सकें। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण तालाब 15वीं शताब्दी की शुरुआती सालों में बनाया गया था। इसे अब कमलापुरम तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इस तालाब के पानी से आसपास की खेती की सिंचाई की जाती थी इसी कमलापुरम तालाब से और रॉयल सेंटर की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका पानी भी एक चैनल के जरिए उस जगह तक पहुंचाया जाता था। विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताएं हिरिया नहर के पानी से भी पूरी होती थी, जो सबसे प्रमुख जल कार्यों में से एक है। इसे संभवतः संगम वंश के राजाओं ने बनवाया था और ये तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी खींचता है और खेती की गई घाटी पवित्र केन को शहरी केन से अलग करता ही है। इस शहर के पानी से इसकी सिंचाई होती है। तभी 3 पॉइंट इसके आंसर में लिख सकते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। भूमि से प्राप्त राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। जो भी राजस्व था, जो मुगल साम्राज्य की क्या थी, एक आर्थिक भूमि थी जो भूमि से मिलता था मुगल साम्राज्य को। तो उदाहरण सहित आपको क्या करना है, इस कथन की पुष्टि करनी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भूमि राजस्व मुगल साम्राज्य का आर्थिक आधार था, इसलिए कृषि उत्पादन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने और साम्राज्य में राजस्व तय करने और एकत्र करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र था। दीवान साम्राज्य की राजकोषीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। लोगों पर कर की राशि तय करने से पहले कृषि भूमि और उनके उत्पादन के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। भू राजस्व व्यवस्था में 2 चरण होते थे, मूल्यांकन और संग्रह करना, यानी कि राजस्व को इकट्ठा करना। अमील गुज्जार या राजस्व संग्रहकर्ता को निर्देश दिया गया कि वे किसानों को नकद या वस्तु के रूप में भुगतान करने का विकल्प दें, या तो नकद दें या कोई वस्तु उनको दें। नगद भुगतान को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई कि ज़्यादातर क्या मांगते थे, नगद भुगतान के डिमांड होती थी। भू राजस्व का आकलन करते समय राज्य के अधिकारियों ने अपने दावों को अधिकतम करने का प्रयास किया। अन्य खेती की गई और खेती योग्य भूमि का समुच्चय संकलित किया गया। अकबर के अधीन भूमि का वर्गीकरण कर दिया गया, अलग डिवाइड कर दिया गया और प्रत्येक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अलग अलग भू राजस्व तय किए गए कि अलग अलग जमीन से कितना राजस्व प्राप्त किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26वां। मध्यकाल में चिश्तियों ने भारत की स्थानीय भाषा को किस प्रकार अपनाया। जो भारत की स्थानीय भाषा थी, तो चिश्तियों ने इस भाषा को किस प्रकार से अपनाया था। संकलित अनुकूलन, पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक अनुकूलन। चिश्ती संतों ने स्थानीय आबादी से जुड़ने और अपनी शिक्षा को ऐसी भाषा में फैलाने के महत्व को पहचाना जिसे लोग क्या कर सकें, समझ सकें। उन्होंने स्थानीय समुदाय के रीति रिवाज, परंपराएं और भाषा को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक अनुकूलन को एकीकरण पर जोर दिया। फारसी प्रभाव। मध्यकाल के दौरान फारसी भारत सहित इस्लामी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में संस्कृति, साहित्य और प्रशासन की प्रमुख भाषा बन गई थी। चिश्ती संत, जिनमें से कई स्वयं फारसी भाषा थे, ने सत्ताधारी अभिजात वर्ग, बुद्धिजीवी और समाज के साक्षर वर्गों के साथ संवाद करने के लिए संचार और अभिव्यक्ति के साधन के रूप में फारसी भाषा का यूज़ किया। हिंदी भी को अपनाया उन्होंने। जैसे जैसे चिश्ती समुदाय ने अपनी पहुंच का विस्तार किया, जैसे जैसे ये समुदाय बढ़ा, खासकर उत्तर भारत में, उन्होंने ऐसे समुदाय का सामना करना पड़ा जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषा बोलते थे, जैसे ब्रज भाषा, अवधी और अन्य भाषाएं बोली जाती थी। चिश्ती संतों ने
इन स्थानीय समुदाय से जुड़ने की जरूरत को पहचाना और अपनी शिक्षा और कविताओं में स्थानीय भाषा के तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया था कि अल बुरूनी की किताब उल हिंद की आपको क्या करनी है, विशेषताएं की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो क्या है, ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी और ये एक बहुत ही विस्तृत किताब थी, ग्रंथ है। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान जैसे विषयों पर जिक्र किया गया है। इस किताब में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। इस किताब की भाषा भी क्या है, बिल्कुल सरल और स्पष्ट है। इस किताब में भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालतों का वर्णन किया गया है। इस किताब में भारत की समृद्ध संस्कृति को भी जिक्र किया गया है। इस किताब में भारत के विज्ञान और साहित्य का जिक्र किया गया है और इस किताब में भारत की राजनीतिक स्थिति का कालानुक्रम वर्णन किया गया है और इस किताब में भारत के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की कमियों को भी क्या किया है, जिक्र किया गया। आप इसमें से कोई भी 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है 27वां। 861 के अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के रैयतों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया था। जो भारत के रैयत थे उनके जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसको बताना है। तो अमेरिका में गृह युद्ध सन 1861 से लेकर 65 के बीच हुआ। इस गृह युद्ध के दौरान भारत की रैयत को खूब लाभ हुआ। कपास की कीमतों में अचानक उछाल आया क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों की अमेरिका से कपास मिलना बंद हो गया था। भारतीय कपास भी मांग बढ़ने के कारण कपास उत्पादक रैयत को ऋण का भी समस्या नहीं रही। इस बात का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांव के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाने वाली प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी सबसे ऋण लेने के लिए हर समय तैयार थे। जब तक अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तब तक बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया और 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या क्या हो गई, दोगुनी हो गई। और 1862 तक स्थिति ये आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। नेक्स्ट, इस तेजी से में भी सभी कपास उत्पादकों की समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो फायदा हुआ लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगी। और 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने लिखा, 10 राज्यों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर का कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वह कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन में भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। तब इसके आंसर में ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेक्शन जो बी है यानी कि खंड खा मैंने आज आपको पूरा करा दिया है, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको खंड गा कराऊंगा जिसमें आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।